नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। इस बार पहली बार रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नामिका टैंक डिस्ट्रॉयर को दिखाया जाएगा परेड में, और इस नामिका टैंक डिस्ट्रॉयर को हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये जो नामिका का प्रोडक्शन वेरिएंट है, इसमें 6 नाग मिसाइलें हैं जो कि रेडी टू फायर कॉन्फ़िगरेशन में है और 6 मिसाइलों को ये स्टोर कर सकता है। साथ ही इसमें क्लोज इन सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मशीन गन भी लगाई गई है। इसके अलावा डीआरडीओ नाग मार्क 2 मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जो कि नए जनरेशन के जो मेन बैटल टैंक है उनके आर्मर यानी कि उनके कवच को भी भेज सकता है। नाग मार्क 2 की एक बड़ी हुई रेंज होगी और इसे 8x8 इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल, जिसे कि टाटा डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, टाटा क्रिस्टल, उस पर माउंट किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को 5वीं कलवरी सबमरीन मिल गई है और इसे अब सर्विस में इंडेक्ट कर लिया गया है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा होगा। दरअसल भारतीय नौसेना की तरफ से कहा गया है कि कलवरी क्लास की जो सबमरीन है उसमें दुनिया के बेहतरीन सेंसर लगे हैं। इसके अलावा इसकी वेपन पैकेज में वायर गाइडेड टॉर्पीडोज और सब सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी लगी है, जो कि दुश्मन के नेवल फ्लीट को खत्म कर सकती है। और ये पनडुब्बी मरीन कमांडोज को भी लॉन्च कर सकती है स्पेशल ऑपरेशन के दौरान। और इस पनडुब्बी में स्टेट ऑफ द आर्ट टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम भी लगा है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि रशिया की तरफ से आ रही है। रशिया की मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रशियन फोर्सेस को S-500 जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है उसे दिया जाने लगा है और जल्द ही रशिया अपने कस्टमर के लिए इसके एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार करेगा और भारत को इसका ऑफर किया जाएगा। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि S-500 भारत के मौजूदा S-400 का सप्लीमेंट होगा और भारत को, आपको मालूम है कि तीसरा S-400 मिलने वाला है। हालांकि रशिया इस वक्त पेमेंट संबंधी मुद्दे भी उठा रहा है, उसे भी जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। दरअसल रशिया अब भारत को S-500 का कस्टमर मान चुका है और S-500 का जो रडार कॉम्प्लेक्स है वो बैलिस्टिक मिसाइलों को भी डिटेक्ट कर सकता है 2000 किलोमीटर की रेंज पर। इसके अलावा ये एयरबॉर्न टारगेट को 800 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। साथ ही S-500 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और साथ ही रैपिड सक्सेशन में ये 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है। S-400 का प्रूवन एयरबॉर्न एंगेजमेंट की जो रेंज है वो 500 किलोमीटर है। साथ ही साथ S-500 हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी टारगेट कर सकता है। हालांकि दोस्तों, S-500 भारत के लिए तो एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये मौजूदा S-400 और आने वाले BMD को काफी कॉम्प्लीमेंट करेगा और S-500 के शामिल होने से ये BMD को बाधित यानी कि प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि ये उसको एक सपोर्ट ही देगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि फ्रांस से आ रही है। दरअसल फ्रांस के राजदूत इमैनुअल ने कहा है कि फ्रांस भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीन, जेट इंजन और फाइटर जेट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाना चाहता है। इसके अलावा फ्रांस भारत को नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी देगा अपनी बाराकूडा न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की, जिसे कि वो P-75 अल्फा प्रोग्राम के तहत भारत को देगा। दोस्तों, भारत के P-75 अल्फा के तहत 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार की जानी है, जिसमें कि सबमरीन का डिजाइन, पंप जेट प्रपल्सन और इससे जुड़े जो इक्विपमेंट्स है वो इसमें शामिल है। साथ ही दोस्तों, इन पनडुब्बियों का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भारतीय डिजाइन का होगा। वहीं जो बाराकूडा क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है उसमें 150 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है और 2022 में फ्रांस में पहली बाराकूडा सबमरीन जो है वो शामिल हुई थी और 5 और सबमरीन इस वक्त तैयार हो रही हैं। वहीं जो भारत का रक्षा मंत्रालय है वो P-75 अल्फा प्रोग्राम को मंजूरी दे चुका है, जिसके तहत 6000 टन के डिस्प्लेसमेंट वाली पनडुब्बियां और साथ ही 190 मेगावाट का कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर तैयार किया जाएगा, वो भी स्वदेशी कंटेंट के साथ, जिसमें कि स्वदेशीकरण की जो मात्रा है वो 95% होगी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं क्या आपको लगता नहीं है कि फ्रांस भारत के प्रति काफी ज्यादा दोस्ती दिखा रहा है? हो सकता है इसके पीछे कारण हो कि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ कम हो। एक कारण हो सकता है क्योंकि भारत इस वक्त जियोपॉलिटिकल लेवल पर एक बेहतर स्थिति में है, जहां भारत अलग अलग देशों से बेहतर नेगोशिएशन भी कर सकता है ताकि भारत को एक बेहतर चीज मिल सके। हालांकि थोड़ा सा समय लेकर भारत को इस पर विचार तो करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, भारत को अपनी अटैक सबमरीन्स के लिए फ्रांस से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की मांग करनी चाहिए। हालांकि फ्रांस इसे अभी देने के लिए भारत को तैयार नहीं है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के रिटायर्ड जनरल AP सिंह ने कहा कि हमने पिछले कुछ सालों में रशिया पर हार्डवेयर और पुर्जों की जो निर्भरता थी उसे कम किया है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कम नहीं हुई है। जिस तरीके से ये पश्चिमी देश चाहते हैं कि भारत पूरी तरीके से रशिया से अलग हो जाए या उस पर निर्भरता यानी कि कम कर दे। साथ ही उन्होंने कहा कि रूसी सैन्य उपकरणों की जो आवश्यकता है वो अगले 10 से 15 वर्षों तक और बनी रहेगी, क्योंकि भारत अभी बड़ी संख्या में जो मेन बैटल टैंक्स हैं उनका इस्तेमाल करता है वो रशिया मूल के हैं। इसके अलावा जो हमारी वायुसेना है, जिसमें कि
MiG-21, MiG-29, Su-30 जैसे विमान हैं, जो कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान बेड़े का लगभग 50% है। हालांकि 2011 के बाद भारत ने अपने रूस पर निर्भरता को 33% तक कम कर दिया है और भारतीय वायुसेना अगले 10 वर्षों में अपने MiG-21 और MiG-29 को पूरी तरीके से रिटायर कर देगी, लेकिन जो सुखोई 30 MKI है वो 2040 तक बना रहेगा। वहीं भारतीय सेना में अभी बड़ी संख्या में T-72 और T-90 टैंक हैं, जो कि कुल मिलाकर 4000 टैंक्स हैं। हालांकि T-72 को अगले 10 सालों में फ्यूचर मेन बैटल टैंक से बदला जाएगा और T-90 अगले 20 साल तक जारी रहेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परमवीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया है। उन्होंने इस सिलसिले में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार ने भारत के वीर सैनिकों के महान शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को मान्यता दी है, जिनके लिए देश ही सब कुछ था। द्वीपों के नामकरण से एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय सैनिकों के बलिदान और उनके अद्भुत पराक्रम का संदेश दिया गया है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने 6 दिनों की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स शामिल है और इसे आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। इस एक्सरसाइज का नाम एमफेक्स 2023 है। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना की बड़ी संख्या में जवान, नौसेना के एम्फीबियस वॉरशिप, भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट भाग ले रहे हैं। दरअसल इस एक्सरसाइज में हाई लेवल की तैयारियों को परखा जा रहा है। इसके अलावा तीनों सर्विसेज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन को भी प्रदर्शित किया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ था और नेताजी की जिंदगी और उनका देश के लिए दिया हुआ त्याग युवाओं के लिए आज भी प्रेरणादायक है और यही वजह है कि आजादी के इस महानायक की याद में देश के सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, नेताजी के बारे में खास बात ये कही जाती है कि वो जिस काम को करने की ठान लेते थे उसे किसी भी कीमत पर करते थे। देश को एकजुट करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा प्रयासरत रहे। इसलिए दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम सब की तरफ से शत-शत नमन। दोस्तों, हमने अपने इस चैनल पर जो भारतीय सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके इंटरव्यू का सेशन शुरू किया है, जिसे आप आजकल देख रहे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये एपिसोड्स अच्छे लग रहे हैं। दूसरा, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जो कि आप इन लोगों से पूछना चाहते हैं, जो कि हमारे आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उसके बारे में आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि हम अगली बार आपके ही प्रश्नों का जवाब अपने आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर से पूछ सकेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जबकि भारत लगातार उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ऐसे में हाल ही में डीजीपी और आईजीपी की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के द्वारा पेश किए गए जो कागजात थे उसमें चीन की नई चाल का पता चला है। इन पेपर्स में कहा गया है कि चीन दक्षिण पूर्व और दक्षिण एशियाई मुल्कों में कर्ज के तौर पर अपने विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में पैसा देकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है, ताकि चाइना द्विपक्षीय मुद्दों को अपनी शर्त के हिसाब से उन पर दबाव बना सके और इस सब की कोशिशें चीन कर रहा है। दोस्तों, इन कागजों में बताया गया है कि चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अलावा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, हॉट बॉर्डर और एलएसी और साथ ही कर्ज के माध्यम से भारत के पड़ोसी मुल्कों में चाइना अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि पिछले 25 सालों में चीन की अर्थव्यवस्था और सेना में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में भी चीनी गतिविधियां उसी रफ्तार से तेजी से बढ़ रही हैं। यही नहीं दोस्तों, चाइना का ये सब करने के पीछे का उद्देश्य साफ है कि वो भारत को चुनौतियों का सामना करने के लिए बाध्य और व्यस्त रख सके। यही नहीं, चाइना की चाल ये है कि वो भारत के विकास को रोक सके, ताकि चाइना अपनी मनमानी कर सके। तो फिलहाल के लिए ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।